नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो हम मौर्य वंश को पढ़ रहे हैं, मौर्य काल के दौरान हमने मौर्य शासकों के बारे में अध्ययन किया। अब मूलतः हम मौर्य शासकों की प्रशासनिक व्यवस्था यानी कि मौर्य साम्राज्य की अगर बात की जाए तो मौर्य काल में किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, राजाओं के द्वारा कैसे शासन किया जाता था, उसके बारे में आज हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। जिस तरीके से वर्तमान समय में तुम देखोगे व्यवस्था है एक, जो बात की जाए लोकतांत्रिक व्यवस्था, उसी तरीके से जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था हमें उस समय देखने को मिलती है। तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था के तहत किस तरीके से राजाओं के द्वारा जो शासन किया जाता है और मूलतः मौर्य वंश के शासकों के द्वारा किस तरीके की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं की जाती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मूलतः बात करते हैं हम केंद्रीय प्रशासन की। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन है जिसके तहत केंद्रीय प्रशासन केंद्रीय होता है, एक तो सेंटर होता है, और एक जो प्रांतीय यानी राज्यों का, जिस तरीके से तुम लोकतंत्र की व्यवस्था में भी देख लो, एक तो केंद्र की सरकार होती है और एक राज्यों की सरकार होती है। उसी तरीके से किस तरीके बात की जाए तो केंद्रीय प्रशासन कैसा होता था मौर्य काल के दौरान, किस तरीके से जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी उनके बारे में हम जानेंगे आज। तो केंद्रीय प्रशासन के बारे में बात करते हैं तो इसमें स्वरूप राजतंत्रात्मक था, यानी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, एक तो लोकतंत्रात्मक होती है और एक राजतंत्रात्मक होती है। लोकतंत्रात्मक में तुम देखोगे जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा क्या किया जाता है, शासन किया जाता है। राजतंत्रात्मक व्यवस्था में राजा के द्वारा शासन किया, जनता के द्वारा इसे नहीं चुना जाता। ये आनुवंशिक रूप से जो उत्तराधिकारी होते चले जाते हैं और उन्हीं के द्वारा शासन किया जाता है। जब कभी कोई राजा दुर्बल हो जाता है तो दूसरे व्यक्ति के द्वारा सिंहासन पर अधिकार करके जो शासन किया जाता है। तो ये राजतंत्रात्मक व्यवस्था रहती है जिसमें संपूर्ण अधिकार किसके हाथ में होते हैं, राजा के ही हाथ में होते हैं। तो ये स्वरूप हमें देखने को मिलता है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है। और राज्य का मूल आधार ही क्या होता था, राजा होता था। संपूर्ण जो प्रशासनिक व्यवस्था किस पे टिकी हुई थी, राजा पे यानी कि किंग पे टिकी हुई थी। ये राज्य की धुरी होता था और इसी के इर्द गिर्द जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं घूमती रहती थी। ये राजा की जो खुद की जो प्रतिभा होती, योग्यता होती, क्षमता, उसके आधार पे ये राजतंत्रात्मक व्यवस्था टिकी हुई रहती थी। जिसके तहत बात की जाए तो राज्य का मूल आधार यही होता था। और उसके अलावा जो उत्तराधिकारी, राजा का बेटा जो आगे उत्तराधिकारी होता था, आनुवंशिक जो अगर बात की जाए उत्तराधिकारी सिद्धांत लागू होता था। जो कोई राजा होता था उसी का जो बड़ा पुत्र होगा वह आगे जाकर उसका उत्तराधिकारी बन जाएगा और सिंहासन पर बैठ जाएगा। उसी दौरान कई शासकों के दौरान जो हमें उत्तराधिकारी संघर्ष भी देखने को मिलते। जिस तरीके से हमने अशोक की बात की तो बौद्ध ग्रंथों में हमें उल्लेख मिलता है, कई जगह हमें साहित्यिक ग्रंथों और अभिलेखों से पता चलता है कि अशोक और अशोक के भाइयों में जो उत्तराधिकारी संघर्ष होता है, बिंदुसार के मृत्यु के पश्चात हमने देखा तो भाइयों में जो उत्तराधिकारी संघर्ष होता है उसमें अशोक के द्वारा अपने 99 भाइयों की हत्या की जाती है। उसके पश्चात सिंहासन को प्राप्त किया जाता है। तो उत्तराधिकारी संघर्ष होता था। जब कभी फैसला अगर मान्य नहीं होता तो बाकी के भाइयों में अगर बात की जाए तो उसी दौरान उत्तराधिकारी संघर्ष भी हमें देखने को मिलता है। और उसके अलावा जो राज्याभिषेक होता था बड़े ठाट बाट से होता था, समारोह का आयोजन रखा जाता था, मंत्रोच्चारण के बीच में पुरोहितों के द्वारा जो राज्याभिषेक करवाया जाता था, यानी कि सिंहासनारोहण। जब सिंहासन पर बैठता था उस समय जो उस अवसर पे एक समारोह का आयोजन रखा जाता था और बड़े ही धूमधाम से जो होने वाले राजा की अगुवाई की जाती थी। और संपूर्ण शक्तियाँ किसके हाथों में रहती थी, राजा के हाथों में रहती थी। निरंकुश होता था राजा, यानी कि जिसकी शक्तियों पर किसी तरह का अंकुश नहीं होता। स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था में देखने को मिलती है, निरंकुश और स्वेच्छाचारी। अब संपूर्ण शक्तियां जो व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका, हम देखेंगे कि आगे के दौरान जो बात करेंगे तो मौर्य शासकों के द्वारा जो मंत्रिपरिषद है उसकी सहायता से शासन वगैरह किया जाता है। ये व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके मध्य शक्तियों का बंटवारा होता था। और राजा, ये सभी इन्हीं में शक्तियाँ निहित होती थी। मूलतः शक्ति का स्रोत कौन होता था, राजा ही होता था।
अब अगर बात की जाए तो राजा कानून का निर्माता न होकर रक्षक होता था। कानून निर्माण का कार्य हालांकि विशेष परिस्थिति में राजा के पास भी होता था और संपूर्ण राज्य में बात की जाए कानून व्यवस्था होती थी। अब ये इस कानून व्यवस्था का जो आधार क्या होता था, किसके आधार पे कानून बनते, तो ये प्राचीन तुम देखोगे वेदों को आधार माना जाता था। यानी कानून किस तरीके से न्याय होना चाहिए, किस तरीके से अपराधियों को दंड मिलना चाहिए, और ये सारी व्यवस्थाएं वेदों हैं। स्मृति है, जैसे हमने कहा कि मनुस्मृति, ये तो बाद में हालांकि रचना हुई है, तो ये स्मृतियाँ हैं जो बृहस्पति स्मृति है, नारद स्मृति है, ऐसी जो स्मृतियाँ उनको आधार मानते हुए जो कानूनों का निर्माण किया जाता था। और उसके अलावा राजा का कर्तव्य वर्णाश्रम धर्म का पालन करना था। वर्णाश्रम धर्म की अगर बात की जाए, वर्णाश्रम धर्म, ये वर्णाश्रम धर्म वही हो गए, इनके कर्तव्यों का पालन जनता से करना। वर्णाश्रम कौन कौन से हो गए अगर बात की जाए तो आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये वर्ण है, यानी जिनके आधार पे उनके अलग अलग कर्तव्य निर्धारित कर दिए जाते हैं। ब्राह्मणों का अलग कर्तव्य है, क्षत्रियों का अलग है, और जो वैश्य है उनका व्यापार करना, शूद्रों का अलग अलग कर्तव्य है। और उसके अलावा जो आश्रम है, 4 आश्रम है, उनका पालन करना वाना है। जो बात की जाए तो ब्रह्मचार्य है, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम, इन सभी का कर्तव्य, इनके कर्तव्यों का पालन करवाना ही जो राजा का मूल कर्तव्य होता था। अगर बात की जाए तो ये जो बात की जाए मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था के तहत हम देखते हैं राजा की स्थिति के बारे में जिक्र करते हैं। और राजा की सहायता हेतु मंत्री एवं मंत्री परिषद होते हैं, कई मंत्रियों की नियुक्ति होती है। तुम देखते हो पुरानी पिक्चरों में भी ये देखने को मिलता है कि राजा की सहायता के लिए शासन संचालन में सहायता हेतु कई मंत्री और कई मंत्री परिषद होती है। वर्तमान समय भी तुम देखो कि प्रधानमंत्री की जो सहायता है तो शासन संचालन में मंत्री परिषद होती है, नहीं होती है। तो उसी तरीके से जो राजा के लिए भी ये सहायता हेतु होती थी। और उसके अलावा केंद्रीय प्रशासन के मूलतः 2 अंग प्रधान अंग माने जाते थे। केंद्रीय प्रशासन के 2 अंग थे, एक तो राजा हो गया और दूसरी मंत्री परिषद हो गई। ये दोनों संयुक्त रूप से मिलकर जो क्या करते थे, शासन संचालन करते थे। मुखिया तो राजा है, लेकिन शासन संचालन में जो सहायता दिशा निर्देश किसके द्वारा दिए जाएंगे, मंत्री परिषद के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे। और विशेष परिस्थितियों में राजा को ये सलाह देगी कौन, मंत्री परिषद देगी। अब इनके कर्तव्यों की बात की जाए तो राजा साम्राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी होगा। और राजा के बारे में जो राजा की विशेषता बताते हुए कौटिल्य के द्वारा कहा गया कि राजा कैसा होना चाहिए, राजा में कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो ये बात कौटिल्य के द्वारा कही गई है। राजा उच्च कुल का होना चाहिए, देवी बुद्धि व शक्ति होनी चाहिए उसमें, और उसके अलावा जो उत्साही होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, सत्यवादी, सत्य वचन बोलने वाला होना चाहिए राजा, और सामंतों को वश में रखने वाला होना चाहिए, और उसकी दृढ़ बुद्धि होनी चाहिए, विनम्र व न्यायप्रिय होना चाहिए। ये राजा के गुण किसके द्वारा बताए गए, कौटिल्य के द्वारा बताए गए कि यानी शासक कैसा होना चाहिए, न्यायप्रिय शासक होना चाहिए, विवेकशील और बुद्धिमान शासक होना चाहिए, उच्च कुल का होना चाहिए। ये राजा की विशेषता कौटिल्य के द्वारा अपने अर्थशास्त्र में यानी अपनी पुस्तक में बताई गई है। और उसके अलावा क्योंकि राजा है जो प्रजा के लिए आदर्श होता है और प्रजा उसका अनुकरण करती है राजा का। राजा समस्त उच्च अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति व पदच्युत करता था। जितने भी राज्य के पदाधिकारी होंगे, हम आगे की क्लास में बात करेंगे, जो 18 उच्च पदाधिकारी है जिन्हें तीर्थ भी कहा जाता है, उनकी नियुक्ति कौन करेगा, राजा के द्वारा। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती, राजा के द्वारा। अधिकारी वगैरह है जो जितने भी राज्य के बड़े अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति राजा के द्वारा की जाती है, चाहे पोतवा अध्यक्ष हो, चाहे किसी तरह के और भी हो। जो 18 तीर्थों का उल्लेख हमें अर्थशास्त्र में मिलता है मंत्रियों के बारे में। इनको नियुक्ति करना, इनकी पदोन्नति करना, अगर बात की जाए अधिकारियों की, या उनको पद से हटाने का कार्य किसके द्वारा, राजा के द्वारा किया जाता था। राजा के कार्य नीति निर्धारण, मंत्री परिषद की सलाह पर, यानी कि जो नीति यानी योजनाओं का निर्माण उसके द्वारा किया जाता राजा के द्वारा। और मंत्री परिषद की सलाह लेते हुए योजनाओं का निर्माण कौन करेगा, राजा। योजना को क्या कहते हैं, नीति कहा जाता है। इन नीतियों का निर्माण जो किसके द्वारा, राजा के द्वारा मंत्री परिषद की सलाह के आधार पर किया जाता था। मूलतः हम देख रहे हैं कि शासन करने की जो व्यवस्था है उस समय हमें किस तरीके से देखने को मिलती है मौर्य प्रशासन के दौरान, मौर्य काल के दौरान। और राजा के कार्य हैं गुप्तचरों से सूचना प्राप्त करना,
जो जितने भी गुप्तचर वगैरह रखे हैं, राजा की जो मूलतः जो राज्य का आधार प्राचीन समय में गुप्तचर व्यवस्था होती थी, जो जासूस होते हैं गुप्तचर उन्हें कहा जाता है, उनसे जो सूचनाएं प्राप्त करना ये राजा का कार्य होता था। राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखना, कौन सा पैसा कहाँ लग रहा है, कितना पैसा खर्च हो रहा है, किस जगह हो रहा है, उसका जो लेखा जोखा किसके द्वारा, राजा के द्वारा रखा जाता। हालांकि काम करने वाले अलग होते थे, लेकिन फिर भी राजा के द्वारा उस पर पूरा नियंत्रण रखा जाता था। और कानून का निर्माण करना व उसे लागू करना, न्याय संबंधी जो कार्य कोई विशेष परिस्थिति में कानून का निर्माण भी राजाओं के द्वारा किया जाता था, मौर्य शासकों के द्वारा। और विशेष परिस्थितियों में न्यायिक की प्रक्रिया का भी संचालन, जैसे किसी तरह कोई बहुत ही बड़ा विवाद हो राज्य से संबंधित, तो उस विवाद को राजा के समक्ष रखा जाता था। तो ऐसी परिस्थितियों में जो राजा के ये कर्तव्य हमें देखने को मिलते हैं कि प्रशासनिक तौर पे राजा के द्वारा ये कार्य, अमुक कार्य हमें देखने को मिलते हैं। मेगास्थनीज के द्वारा कहा जाता है कि राजा दिन भर अपनी राजसभा में बैठा जनता के आवेदनों को सुनता था, यानी कि जनताओं की जो समस्या है, जनता की उन समस्याओं का समाधान भी राजा के द्वारा किया जाता था। ये भी हमें उल्लेख मिलता है कि मुकद्दरों से जब भी उसके शरीर को दबाया जाता था, उस समय भी राजा जो राजकीय कार्य करता रहता था, जनता के आवेदनों को सुनता रहता था। अब मूलतः जो अध्ययन की दृष्टि से और सुविधा से मौर्य प्रशासन को दो भागों में बांटा गया है। मूलतः मौर्य प्रशासन को हमें समझना होगा तो उसे दो भागों में हम समझेंगे। अगर बात की जाए एडमिनिस्ट्रेशन को, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन प्रबंध, इसमें हमें फर्क देखने को मिलता है। जो चाणक्य है उसकी पुस्तक अर्थशास्त्र में हमें चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रशासन का उल्लेख मिलता है। उसके अलावा जो अशोक का शासन प्रबंध, अशोक के जितने भी अभिलेख हैं उनके माध्यम से हमें अशोक के समय शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने मौर्य प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की। किस तरीके से राजा के कार्य होते थे, राजा के द्वारा जो मंत्री परिषद का सहयोग लेते हुए किस तरीके से शासन संचालन किया जाता और राज्य पर नियंत्रण रखा जाता था। और मूलतः हमने देखा कि संपूर्ण शक्तियों का अगर बात की जाए, संपूर्ण शक्तियाँ राजा में ही नीत होती थी। हालांकि उसके द्वारा शक्तियों का विभाजन किया, व्यवस्थापिका जो कार्यपालिका न्यायपालिका के माध्यम से किया जाता था, लेकिन मूल स्रोत शक्ति का वो कौन होता था? राजा ही होता था। निरंकुश राजतंत्रात्मक व्यवस्था जो शासन के जो मॉडल है, मॉडल की अगर बात की जाए, जिस तरीके से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था भी है शासन की, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की हमने देखा। उसके अलावा जो प्राचीन समय में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, तो यही राजतंत्रात्मक स्वरूप हमें जो मौर्य काल के दौरान देखने को मिलता है। और ये जो राजा से संबंधित जो नियमावली थी, आनुवांशिक जो उत्तराधिकारी नियम थे, जिसके तहत राजा का जो ज्येष्ठ पुत्र होता था यानी ज्येष्ठ यानी बड़ा पुत्र होता था, वही उसका उत्तराधिकारी होता था और आगे सिंहासन पे वही बैठता था। इस तरीके से जो शासन व्यवस्था में देखने को मिलती है। और राज्याभिषेक से संबंधित जब वो सिंहासन पर बैठता था तो उसी समय जो विशेष तरह का समारोह का होता था उसका आयोजन भी रखा जाता था। और उसके अलावा जो मौर्य प्रशासन है उसके जो केंद्रीय प्रशासन के मुख्यतः दो अंग हमें देखने को मिलते हैं। एक तो जिसमें राजा मेन होता है और उसके अलावा दूसरी मंत्री परिषद जिसे कहते हैं। वर्तमान समय में तुम देखते हो प्रधानमंत्री की सहायता के लिए क्या होती है? मंत्री परिषद होती है। इन्हीं के द्वारा जो संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था को संभाला जाता था, जिसके तहत राजा के जो कर्तव्य होते थे जिनके बारे में हमने जिक्र किया, कानून बनाना और उनको लागू करना। और बाकी जो बात की जाए राज्य में शांति व्यवस्था और शांति व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था, कानून व्यवस्था को कायम रखना, यही कार्य हमें देखने को मिलते। बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। और उसके अलावा जो अपने पास शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप का जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। और भी किसी तरह की राय या सुझाव वो भी आपके आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।